प्यारे बच्चों, क्लास 12 के लिए जैक द्वारा पॉलिटिकल साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र जारी नहीं किया गया है, इसीलिए विभिन्न गेस्ट पेपर की सहायता से आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र बनाकर बता रहा हूँ। ये पॉलिटिकल साइंस मॉडल सेट 5 है। इसके पहले मैंने 4 मॉडल सेट का बता दिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पॉलिटिकल साइंस और विभिन्न विषयों के मॉडल क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? तो तेलुगु भाषा के आधार पर। दूसरा है, भारत में देशी राज्यों की संख्या लगभग कितनी थी? तो 565। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान नहीं थी? तो भारत को विश्व की राजनीति से अलग रखने की। महात्मा गांधी किन सिद्धांतों के प्रति समर्पित थे? तो सत्याग्रह एवं अहिंसा। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो बहुदलीय। प्रथम पंचवर्षीय योजना का वास्तविक दस्तावेज 1951 के किस महीने में जारी किया गया था? तो वो जारी किया गया था नवंबर में। इसमें कौन सा कथन गलत है? तो योजना आयोग भारतीय संविधान का अंग है, ये कथन गलत है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से, मतलब दूध उत्पादन से। भारत ने सबसे पहले गुटनिरपेक्ष रहने की घोषणा कब की थी? तो 1946 को। नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कौन सम्मेलन हुआ था? तो 7वां। किस शहर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन 2 बार हो चुका है? तो बेलग्रेड में। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस तिथि को संपन्न हुआ? 3 जुलाई 1972 को। 1999 के लाहौर घोषणा पत्र पर किन देशों के प्रधानमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए? तो भारत एवं पाकिस्तान। किसने 1959 में भारत में शरण की मांग की? तो दलाई लामा। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो जॉर्ज फर्नांडिस। 1974 में देश के किस सबसे बड़े उद्यम के कर्मचारीगण हड़ताल पर चले गए? तो रेलवे। आपातकाल लागू करने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। शाह आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? तो आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई, सत्ता के दुरुपयोग, अत्याचार, कदाचार के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए। महाराष्ट्र के दलित किस पार्टी का समर्थन कर रहे थे? तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का। भारत के किस राज्य की महिलाओं ने एकजुट होकर ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया? तो वो होगा आंध्र प्रदेश की। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया था? तो 73वें और 74वें संशोधन में। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब लागू हुआ? तो 2005 में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है, आर्थिक उदारीकरण की नीति की शुरुआत कब हुई? तो 1980 के दशक के उत्तरार्ध में। नर्मदा नदी के बचाव में कौन सा आंदोलन चला? तो चला आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लॉसेज इन लाइन फेडरेशन का गठन कब हुआ था? तो 1982 में। मई 2004 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1971 को। शीत युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो अक्टूबर 1990 को। गुटनिरपेक्ष देशों के 15वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राउल कास्त्रो ने। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंत में जारी घोषणा पत्र में कौन सा मुद्दा छाया रहा? तो आतंकवाद का। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व कितने गुटों में बंट गया? तो 2 गुट में। निम्नलिखित में किसे एक सैन्य समझौता कहा जाएगा? तो वार्सा पैक्ट को। सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बेचोव ने किस तिथि को अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो 25 दिसंबर 1991 को। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1951 से 1956। संयुक्त राष्ट्र के कितने देशों को वीटो का अधिकार है? तो 5। किस देश द्वारा वीटो का प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया है? तो वो है सोवियत संघ के द्वारा। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा। शिक्षा का वैश्वीकरण किस यंत्र के द्वारा हो रहा है? तो कंप्यूटर। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 40 नंबर के आएंगे और इसको OMR में आंसर देना है। अब आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, सीटों का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका होगा दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। फिर है BWC का पूरा नाम लिखिए। तो बायोलॉजिकल वेपन्स
कन्वेंशन मैंने जैविक हथियार संधि। केरल मॉडल क्या है? तो केरल में विकास व नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहते हैं। दल आधारित आंदोलन से क्या तात्पर्य है? तो ऐसे आंदोलन जो किसी राजनीतिक दल के सहयोग से प्रारंभ किए जाते हैं उन्हें दल आधारित आंदोलन कहते हैं। बाबरी ढांचे के विध्वंस के क्या परिणाम हुए? तो बाबरी ढांचे के विध्वंस के कारण भारतीय राष्ट्रवाद व धर्मनिरपेक्षता पर बहस तेज हो गई तथा भाजपा को उदय के लिए आधार प्राप्त हुआ। अगला है समाज में वंचना का भाव क्यों प्रबल हुआ? तो जाति व लिंग पर आधारित सामाजिक असमानताओं ने गरीबी के मसले को और ज़्यादा जटिल बना दिया। शहरी व औद्योगिक तथा ग्रामीण कृषि क्षेत्र के बीच एक न पाटी जा सकने वाली फांक पैदा हुई जिससे समाज में वंचना की भावना प्रबल हुई। फिर है UNFCCC का पूरा नाम लिखिए। तो यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, बर्लिन की दीवार क्या थी? तो बर्लिन की दीवार पूंजीवादी व साम्यवादी विश्व के मध्य विभाजन का प्रतीक थी। इसे सन 1961 में निर्मित किया गया था। यह 150 किलोमीटर से भी अधिक लंबी थी जो पश्चिमी तथा पूर्वी बर्लिन को अलग अलग करती थी। सन 1989 में बर्लिन की दीवार ढह गई। यहीं से संपूर्ण विश्व में सोवियत संघ का प्रभाव भी समाप्त हो गया तथा दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। फिर है आर्थिक उदारीकरण ने भारत को किस प्रकार लाभ पहुंचाया? तो पहला लाभ है इसने पोर्टफोलियो निवेश तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ावा दिया है। और दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से विकसित देशों के साथ प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए लाभ प्राप्त हुआ। 10वां है मानवाधिकार की प्रमुख कोटियाँ कौन सी है? तो मानवाधिकार की 3 प्रमुख कोटियाँ। पहला, राजनीतिक अधिकारों को प्राप्ति। इसमें सभी लोगों को समान रूप से अभिव्यक्ति व सभा करने की आज़ादी प्रदान करने को शामिल किया गया है। दूसरा, आर्थिक व सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति। तो इसमें रोजगार, सेवा के अवसरों की समानता व सामाजिक समानता रूपी दशाओं को शामिल किया गया है। तीसरा है तीसरी कोटि में उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय व मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार शामिल किए जाते हैं। अगला है 11वां नंबर क्वेश्चन, नाटो संगठन के प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। तो इसका पहला उद्देश्य है पश्चिमी यूरोप में सोवियत गुट के साम्यवादी प्रभाव को रोकना। दूसरा, धारा 5 के अनुसार नाटो के एक सदस्य पर आक्रमण सभी सदस्यों पर आक्रमण समझा जाएगा अतः सभी सदस्य सामूहिक सैन्य प्रयास करेंगे। तीसरा है सदस्यों में आत्म सहायता तथा पारस्परिक सहायता का विकास करना जिससे वे सशस्त्र आक्रमण के विरोध की क्षमता का विकास कर सके। चौथा है नाटो के अन्य उद्देश्य सदस्यों में आर्थिक सहयोग को बढ़ाना तथा उनके विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। 12वां नंबर क्वेश्चन है भारत में कृषि बनाम उद्योग विवाद के प्रमुख तर्कों को लिखिए। तो पहला तर्क है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था के देश में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उद्योग व कृषि में से किस क्षेत्र में अधिक संसाधन लगाया जाए। दूसरा, अनेक लोगों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था तथा इस योजना के दौरान उद्योगों पर अधिक बल देने के कारण कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों को चोट पहुंची। तीसरा, JC कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की थी जिसे ग्रामीण औद्योगिकरण पर अधिक जोर दिया गया था। चौथा है चौधरी चरण सिंह ने कहा कि नियोजन से नगरीय व औद्योगिक वर्ग समृद्ध हो रहे तथा इसकी कीमत किसानों तथा ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है। 5वां है कई अन्य लोगों का विचार था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तीव्र किए बिना गरीबी से छुटकारा नहीं मिल सकता। 13 नंबर क्वेश्चन है 1971 में कांग्रेस की पुनर्स्थापना के कारण बताइए। तो पहला कारण है 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद निम्नलिखित कारणों से कांग्रेस की पुनर्स्थापना हुई। पहला, इंदिरा गांधी का चमत्कारी नेतृत्व। तो 1971 के चुनाव में कांग्रेस के पीछे इंदिरा गांधी का चमत्कारी नेतृत्व था। उन्होंने मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क किया तथा कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। दूसरा है गरीबी हटाओ का नारा। तो गरीबी हटाओ के नारे में इंदिरा गांधी ने आधार तैयार किया। तीसरा है इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत का अप्रत्याशित रूप से बढ़ना। तो 1971 के चुनाव में विजय के उपरांत भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी की अप्रत्याशित रूप से राजनीतिक हैसियत बढ़ गई। चौथा है समाजवादी नीतियाँ। इंदिरा गांधी ने समाजवादी नीतियों को अपनाया। उन्होंने प्रत्येक चुनाव रैली में समाजवाद के विषय में बढ़ चढ़ कर बातें की। 5वां है कांग्रेस के पास एजेंडा एवं कार्यक्रम। तो 1971 के चुनाव में कांग्रेस की एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसके पास देश के विकास हेतु एक निश्चित एजेंडा व कार्यक्रम था। 14 नंबर क्वेश्चन है जोइंग या
इलाका बंदी से आप क्या समझते हैं? तो जोइंग या इलाका बंदी बिहार में खाद्यान्न संकट सबसे अधिक विकराल था। बिहार में उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में खाद्यान्न की कीमतें काफ़ी बढ़ी। अपेक्षाकृत समृद्ध पंजाब की तुलना में गेहूं और चावल बिहार में दोगुने दामों पर बिक रहे थे। सरकार ने उस वक्त जोइंग या इलाका बंदी की नीति अपना रखी थी। इसकी वजह से विभिन्न राज्यों के बीच खाद्यान्न का व्यापार नहीं हो पा रहा था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 15वां क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्षों व परिणामों को स्पष्ट कीजिए। तो भारत पाकिस्तान के बीच हुए प्रमुख संघर्ष, पहला 1947 का युद्ध, इसे प्रथम कश्मीरी युद्ध भी कहा जाता है। यह अक्टूबर 1947 में प्रारंभ हुआ था। पाकिस्तान की सेना के साथ हजारों की संख्या में जनजातीय लड़ाकों ने कश्मीर में प्रवेश कर राज्य के कुछ हिस्सों पर हमला कर उन पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना के हस्तक्षेप के बाद कश्मीर के इस भाग को मुक्त कराया गया। दूसरा है सन 1965 का युद्ध। यह युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन जिब्राल्टर के साथ शुरू हुआ था। पाकिस्तान कश्मीर में सेना भेजकर यहां विद्रोह करना चाहता था। भारत ने भी पाकिस्तान पर सैन्य हमले किए। यह युद्ध 17 दिन तक चला। आखिरकार सोवियत संघ व संयुक्त राज्य द्वारा राजकीय हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम घोषित हुआ। फिर है सन 1971 का युद्ध। तो यह भारत पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध था, जिसमें पाकिस्तान के 94,000 से ज़्यादा सैनिकों को बंदी बना लिया गया। इस युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान विभाजन के पश्चात बांग्लादेश का निर्माण हुआ। फिर है कारगिल का युद्ध। तो सन 1999 में हुआ। यह कारगिल नामक जगह पर हुआ था, इसी कारण इसे कारगिल का युद्ध कहते हैं। यह अत्यधिक ठंडे इलाके पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया था। भारत की सेना ने इसका पता चलने पर पाक सेना का मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की। 16 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है? तो सतत विकास को संपोषणीय विकास, धान्य विकास, टिकारी विकास आदि नामों से जाना जाता है। यह वर्तमान आधुनिक विश्व की महती आवश्यकता बन गया है, क्योंकि वर्तमान में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करा पाना एक विकट समस्या बन चुकी है। आने वाली पीढ़ियों तक प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए सतत विकास एक आवश्यक प्रक्रिया बन गई, जिसमें वर्तमान समय में संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करते उन्हें बचाकर रखने व आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शामिल है, जो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए संपन्न की जाए। 17 है, भारत में एक दल की प्रधानता के कारण लिखे। तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात एक दलीय व्यवस्था का स्वरूप लंबे समय तक जारी रहा, जिसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी रहे। पहला, कांग्रेस का सर्वमान्य पार्टी होना। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महत्वपूर्ण लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, इसी कारण लोगों का कांग्रेस पार्टी के प्रति अधिक विश्वास था। उस समय कांग्रेस पार्टी का स्थान एक सर्वमान्य पार्टी के रूप में था, जिसके कारण इसकी लंबे समय तक प्रभु सत्ता बनी रही। दूसरा, आया राम गया राम की नीति। तो कांग्रेस की भूमिका कम होने पर जो नई पार्टियां बनी, उनके लोग दल बदल की प्रक्रिया अधिक करते थे, इसी कारण लोगों का कांग्रेस के प्रति अधिक विश्वास होना एक दलीय व्यवस्था के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुआ था। तीसरा, अधिकांश पार्टियों का कांग्रेस विभाजन से बनना। भारतीय स्वतंत्रता के बाद जिन नए दलों का उद्भव हुआ था, उनमें से अधिकांश कांग्रेस से संबंधित थे, जिसके कारण लोग कांग्रेस को ही अधिक महत्व देते थे तथा नवीन पार्टियों का वोट प्राप्ति प्रतिशत बहुत कम था। फिर है राजनीतिक एजेंडों की समीपता। अधिकांश नई पार्टियों का अपना कोई प्रभावशाली एजेंडा नहीं था, जिसके कारण लोगों को नई पार्टियां अपनी ओर अधिक आकर्षित नहीं कर सकी और कांग्रेस के रूप में एक दलीय प्रभुत्व बना रहा। 1967 के पश्चात भी केंद्र में कांग्रेस की प्रधानता का बने रहना। फिर राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में समानता का होना। फिर गठबंधन सरकारों की असफलताएं। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो जूनागढ़ का विलय। गुजरात के काठियावाड़ के जूनागढ़ का राज्य एक मुसलमान नवाब के अर्थ का था। स्थल मार्ग से पाकिस्तान के साथ उनका कोई संबंध नहीं था, फिर भी जिन्ना ने उसे पाकिस्तान से में मिलने के लिए मना लिया था, किंतु नवाब जिन्ना तथा माउंटबेटन की चाल सफल नहीं हो सकी। जूनागढ़ और काठियावाड़ के लोगों को तत्काल विद्रोह का बिगुल बज उठा। एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई और जनमत संग्रह कराया गया। जनमत में लोगों ने भारत के साथ रहना मंजूर किया। नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया। फिर है कश्मीर का विलय। भारत में कश्मीर के विलय को लेकर महाराजा हरि सिंह पेशोपेश भी थे कि इसी बीच महाराजा की चुप्पी को देखकर पाकिस्तानी कबायली एकाएक कश्मीर पर
में घुस आए। पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। जब आक्रमणकारी श्रीलंका तक पहुंचे तभी पहुंच गए तो हरि सिंह ने भारत विलय की घोषणा कर दी। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर महाराज के हस्ताक्षर करने के बाद भारत की सेना ने पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को रोका तथा उन्हें खदेड़ दिया। फिर है हैदराबाद का विलय। हैदराबाद भारत का दूसरा देसी राज्य था जो भारत के लिए काफ़ी सिरदर्द का कारण बना। हैदराबाद का निजाम भी सीधे निर्णय न लेकर ब्रिटिश सरकार के साथ सांठगांठ कर एक स्वतंत्र राष्ट्र का स्वप्न देख रहा था। जब माउंटबेटन ने भारत छोड़ने पर श्री राजगोपालाचारी 1948 ईस्वी में गवर्नर बने तो 13 सितंबर 1948 को राजकारों को खदेड़ कर निजाम से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। अब अन्य राज्यों की तरह हैदराबाद का भी विलय भारत में हो गया। भोपाल का विलय। एक और जटिल एवं संकटपूर्ण समस्या भोपाल के नवाब की थी। यहाँ का नवाब किप्स मिशन घोषणा के बाद भारत के विरोधी गुट में शामिल हो गया था। इसके द्वारा हिंदू तथा मुस्लिम नरेशों को फुसलाने का प्रयत्न किया गया, जिसका विरोध बीकानेर तथा पटियाला के महाराज ने किया। जिन्ना तथा नवाब लिंग के नेता लगातार इन नरेशों को लालच देकर पाकिस्तान में मिलने के लिए कहते रहे। सरदार पटेल ने यहाँ सख्ती से काम लिया और भोपाल का विलय भारत के साथ हो गया। फिर है राजपूत राज्यों का भारत में विलय। हिंदू राजाओं ने अधिक समस्या खड़ी नहीं थी। उदयपुर जोधपुर के महाराणा शेरू ने भारत के समर्थन थे और वे भारत के साथ मिल गए। जोधपुर और जैसलमेर राज्यों ने अंतिम रूप से भारत में मिलने की इच्छा व्यक्त की। जोधपुर नरेश हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलने के इच्छुक थे। वह अपने साथ जैसलमेर को भी लाना चाहते थे। जिन्ना और मुस्लिम लीग भी यही चाहते थे, किंतु वीपी मेनन ने ऐसा चक्कर लगाया कि जिन्ना की योजना धरी की धरी रह गई। राजा तुरंत भारत विलय के लिए राजी हो गए। एक अन्य हिंदू राजा त्रावणकोर ने स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी, परंतु कांग्रेस के भूमिगत नेताओं ने आंदोलन छेड़ दिया। राजा ने तुरंत विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह भारत संघ में राज्यों के सफल विलय का ऐतिहासिक महत्व है। इस कार्य को सफलता के सोपान तक पहुंचाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका निश्चित रूप से सराहनीय मानी जा सकती है। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में संपन्न हुए प्रमुख जन आंदोलनों के बारे में बताएं। तो पहला है चिपको आंदोलन। यह भारत के उत्तराखंड के चमोली नामक स्थान पर प्रारंभ हुआ था। जन आंदोलन था जो पेड़ों की रक्षा के लिए संपन्न हुआ था। इस आंदोलन में महिलाओं ने अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया था। लोगों के विरोध के आगे झुककर अंततः हिमालयी क्षेत्रों में वनों की कटाई पर 15 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। यह आंदोलन 70 व 80 के दशक में जन आंदोलनों का प्रतीक बन गया था। दूसरा है भारतीय किसान आंदोलन। यह आंदोलन कृषक संघर्ष का एक उदाहरण है। इसका उदय 1988 के जनवरी माह में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ, जहां लगभग 20,000 लोग एकत्र हुए थे। इन किसानों के द्वारा बिजली की बढ़ी हुई दरों का विरोध किया जा रहा था। यह ग्रामीण शक्ति अथवा काश्तकारों की शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन था। ताड़ी विरोधी आंदोलन। तो यह आंदोलन दक्षिणी भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में था। यह महिलाओं का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, जिसमें महिलाएं अपने समीप बिक्री हो रही मदिरा की बिक्री का विरोध कर रही थी। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी। यह लड़ाई माफिया व सरकार दोनों के खिलाफ थी। इस मदिरा विरोधी आंदोलन की व्यापकता के आधार पर इसे ताड़ी विरोधी आंदोलन कहा गया था। फिर है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो 80 के दशक में नर्मदा घाटी में विकास के लिए नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े 135 मंझले व 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्तावित बांधों के निर्माण में 245 गाँव डूब क्षेत्र में आ रहे थे, जिनके पुनर्निवास की सरकार ने कोई भी व्यवस्था नहीं की थी। इसी मुद्दे को लेकर नर्मदा नदी के बचाव में नर्मदा आंदोलन चलाया गया था। तो बच्चों, ये थे पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 5 सेट मैंने कंप्लीट करा दिए हैं राजनीतिक विज्ञान के। अपने ज़रूरतमंदों को जरूर शेयर कीजिएगा, मित्रों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले आज्ञा दीजिए। बाय बाय।